हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 का भाग 2 और इसमें हम लोग प्रशासनिक संबंध देखेंगे। तो ये लेक्चर प्रशासनिक संबंधों के बारे में है, केंद्र और राज्य के। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रशासनिक संबंध भाग 11 में ये भी हैं और आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है। तो आर्टिकल 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध हैं केंद्र व राज्य के। इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। तो विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके अंतर्गत जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कार्यकारी शक्ति भी संसद को ही प्राप्त होती है, संघ को प्राप्त होती है, और जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कार्यकारी शक्तियां राज्य को प्राप्त होती हैं। जैसे कृषि मान लीजिए राज्य सूची का विषय है, तो कृषि से संबंधित जो विधान है उनके इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व जो है वो राज्य पर होगा, उनके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य पर होगा। ऐसे ही मान लीजिए रक्षा अगर संघ सूची का विषय है तो इसके क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार पे होगा। तो इस तरीके से जिस प्रकार से विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसी प्रकार से कार्यकारी शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है। और जो समवर्ती सूची है उसके विषय में कार्यकारी शक्तियां राज्य को प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा ही मान लीजिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पे केंद्र कानून बनाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो क्रियान्वयन की शक्ति जो है वो राज्य को ही प्रदान कर देता है। तो इस तरीके से समवर्ती सूची के विषय में कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त होती हैं ज़्यादातर मामले में। दूसरी स्थिति आती है राज्य व केंद्र के दायित्व। इसमें राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है उस पर दो प्रकार प्रतिबंध होते हैं। कौन से प्रतिबंध होते हैं? पहला, संसद द्वारा निर्मित विधान का अनुपालन, और राज्य से संबंधित कोई वर्तमान विधान है तो उसका अनुपालन राज्य को सुनिश्चित करना होता है। राज्य उससे भाग नहीं सकता, अर्थात संसद कोई विधि बनाती है तो राज्य उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ये राज्य की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिबंध होता है। ये आर्टिकल 256 के तहत होता है उस पर। और दूसरा प्रतिबंध होता है कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है उसको बाधित ना करना और इसके संबंध में कोई पूर्वाग्रह ना रखना। जैसे मान लीजिए कि राज्य केंद्र जो है अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है राज्य के अंतर्गत। ये राज्य है मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो राज्य केंद्र को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता। ये भी उस पर एक प्रतिबंध है। ये 257(1) के माध्यम से 257(1) के माध्यम से ये प्रतिबंध लगाया गया है राज्य की कार्यकारी शक्ति पर। तो राज्य एवं केंद्र के दायित्वों पर ये दो प्रतिबंध थे। केंद्र राज्य को निर्देश भी दे सकता है और ऐसे निर्देश जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं और अगर इन निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य विफल रहता है तो आर्टिकल 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का भी प्रावधान है। तो एक तरीके से 356 को लगाने के लिए एक आधार आर्टिकल 365 में भी है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य विफल होता है केंद्र के, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। राज्य केंद्र को कुछ मामले में निर्देश भी दे सकता है। ये मामले कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है संचार के साधन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को केंद्र निर्देश दे सकता है। ये आर्टिकल 257(2) के माध्यम से है। तो संचार के साधनों को बनाए व उसके रखरखाव करने के लिए राज्य को केंद्र निर्देश दे सकता है। दूसरा, राज्य में जो रेलवे की संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। ये 257(3) के माध्यम से और संचार वाला 257(2) के माध्यम से। इसके साथ ही साथ केंद्र राज्य को प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसके लिए जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी निर्देश दे सकता है राज्य को, और ये 350 का के तहत किया जाता है। 350 का के तहत। साथ ही साथ केंद्र
राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनाएं व उसके क्रियान्वयन के लिए भी निर्देश दे सकता है। ये 339(2) के माध्यम से होता है, 339(2) के माध्यम से। तो ये राज्यों को केंद्र द्वारा प्राप्त होने वाले कुछ निर्देश हैं जिनको हम लोगों ने देखा है। अगर ये निर्देश लागू नहीं करता है राज्य, तब आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब केंद्र व राज्य के बीच में सहयोग को देखते हैं। तो पहला सहयोग है अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी को लेकर। तो अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर जो निर्णय है वह संसद लेती है। तो इस तरीके से राज्यों के बीच में कोई विवाद हो उसके जल को लेकर या अंतर्राज्यीय नदी को लेकर, तो उसके संबंध में शिकायत का निवारण या निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। दूसरा सहयोग का बिंदु है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो केंद्र तथा राज्य के बीच में सामूहिक महत्व के विषय की जांच व बहस के लिए एक मंच प्रदान करने की बात कही गई है आर्टिकल 263 के माध्यम से, जो कि राष्ट्रपति करता है, और इस मंच को कहा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद। और इस तरीके की पहली परिषद गठित की गई थी 1990 में। तो आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से। और गठन इसका कर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में तीसरा सहयोग का बिंदु है संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं एक दूसरे की स्वतंत्र व्यवस्था को सुनिश्चित करना। और इसके लिए संसद एक प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है। तो इसके लिए संसद क्या कर सकती है? प्राधिकरण का गठन कर सकती है। किस उद्देश्य के लिए? अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्र व्यवस्था के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कृत्यों का आदान प्रदान, कैसे केंद्र व राज्य के बीच में कार्यों का आदान प्रदान होता है। तो आर्टिकल 258(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषय व कृत्य राज्य को सौंप सकता है। तो यहाँ पर राज्य को कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कोई विषय है या कृत्य, वो सौंपा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति से। और कौन सौंप सकता है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 258(1) के तहत है। और यही शक्ति 258(2) के तहत राष्ट्रपति की बजाय संसद को प्राप्त है। संसद आर्टिकल 258(2) के तहत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को राज्य को सौंप सकता है, और इसके लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संसद करती है और संसद में राज्यसभा भी आ जाती है, तो वहाँ पर राज्य सरकार की एक तरीके से सहमत हो ही जाती है। तो आर्टिकल 258 के तहत संसद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषय को राज्य को सौंप सकती है, और इसके लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर संविधान का 7वां संशोधन आया था 1956 में। इसके माध्यम से एक व्यवस्था की गई आर्टिकल 258 में। इसमें कहा गया कि राज्य को भी यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से। तो केंद्र सरकार की सहमति से राज्य भी अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं। यह आर्टिकल 258 के तहत है, और ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से ये व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला बिंदु है सहयोग का, वो है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक सेंट्रल सर्विसेज होती हैं जो केंद्र सरकार की सेवाएं होती हैं, और एक स्टेट सर्विसेज होती हैं जो कि राज्य सरकार की सेवाएं होती हैं, जैसे कि PCS हो गया और अन्य सेवाएं हो गई आपकी। और सेंट्रल सर्विसेज में IAS, IPS और IFS को छोड़ के जो भी केंद्र सरकार की सर्विसेज होती है वो सेंट्रल सर्विसेज केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन 3 सेवाएं जो हैं IAS, IPS और IFS, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या हुआ? इनका गठन तो संसद करती है, लेकिन इनका जो तात्कालिक नियंत्रण होता है वो राज्य सरकारों के अंतर्गत होता है। तो इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। और
इनमें जो नियुक्तियां एवं प्रशिक्षण कौन देता है? केंद्र देता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केंद्र देता है और इन पर पूर्ण नियंत्रण भी केंद्र सरकार का होता है, लेकिन जो तात्कालिक नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो शुरुआत में 2 ही थी अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद में 1966 में 3rd अखिल भारतीय सेवा बनाई गई, जिसको कहा गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। आर्टिकल 312 को भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 312 के तहत राज्य सरकार के पास में यह शक्ति है कि वह विशेष बहुमत से किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सके। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है और वो भी विशेष बहुमत से। तो संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 312। तो प्रस्ताव कौन रखता है? राज्यसभा विशेष बहुमत पारित करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव संसद के सामने राज्यसभा रखती है। अब अगला बिंदु है लोक सेवा आयोग, केंद्र व राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों को लेकर। देखिए, जो स्टेट पीसीएस होता है या राज्य सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसमें जो सदस्य व अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। उसके बाद में संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकती है विधानमंडलों के अनुरोध पे। अगर मैं 2 राज्य एक साथ आकर कहें कि भैया एक संयुक्त पीसीएस का गठन कर दीजिए, तो संसद ऐसा भी कर सकता है। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सके। यूपीएससी जो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, वो राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की मंजूरी से राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है, अर्थात राज्य के लिए भी नियुक्तियां कर सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य के लिए भी नियुक्तियां कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की मंजूरी से। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग जो है वो संयुक्त भर्ती भी कर सकता है राज्यों के लिए, राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए वो संयुक्त भर्ती भी कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग। तो इस तरीके से ये लोक सेवा आयोग से संबंधित थे केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध। उसके बाद आ जाता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। आप जानते हैं कि भारत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर न्याय व्यवस्था में है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद से और राज्यपाल जो संबंधित राज्य का होता है उसके परामर्श से। इसके लिए कोलिजियम व्यवस्था है, जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे डिटेल से। लेकिन ये याद रखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरीके से केंद्र यहाँ पे भी भूमिका में है। और संसद को एक शक्ति ये भी प्राप्त है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। जैसे महाराष्ट्र एवं गोवा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, पंजाब व हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान कर सकती है। अगला है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, राज्य आपातकाल लागू होता है 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल लागू होता है 360 के तहत। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। इस तरीके से जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। दूसरा होता है 356 के तहत, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब भी राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। तो इसमें जो है राज्य के कार्यकारी विषयों के संदर्भ में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। और राष्ट्रपति निर्देश देता है तो वो प्रत्यक्षता संसद, अप्रत्यक्षता संसद द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं या केंद्र सरकार द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं। तीसरी अवस्था है वित्तीय
आपातकाल की स्थिति। इसमें जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तब केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देश दे सकता है और वहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती करने का भी आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से आपातकालीन उपबंधों के माध्यम से भी केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करता है। उसके बाद में कुछ अन्य भी हैं, जैसे आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 355 केंद्र पर 2 कर्तव्य लागू करता है। कौन कौन से कर्तव्य हैं वो? पहला, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना। किससे? बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना। ये एक कर्तव्य होता है केंद्र पर। और दूसरा कर्तव्य होता है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य करे। तो दूसरा हो गया संविधान के अनुरूप कार्य करे। ऐसे ही राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि केंद्र का राज्य के प्रशासनिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है। तीसरी व्यवस्था है राज्य निर्वाचन आयुक्त की। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। तो इस आधार पे भी केंद्र का राज्य पे प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा केंद्र राज्य संबंध प्रशासनिक आधार पे। सो इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।